डॉक्टर साहब, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से नून लीग तो बड़ा खुलकर बात कर रही है और डार साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये कोई मुआवजा हुआ है, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनके साथ ये अल्लाह ताला ने कोई मुआवजा किया है। एमक्यूएम इस मामले पे क्यों खामोश है? मैं ये समझता हूँ कि हमने जाहिर है कि इस मामले पर अगर हमने कोई तमा खराशी नहीं की या कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया, तो हमने इसके कोई मुखालफत भी नहीं की। और जाहिर है कि वो फिर कोर्ट मार्शल का मामला है ना, तो इसका मतलब है कि उनकी गिरफ्तारी का फैसला तो सिविलियन डोमेन में अगर कहीं सपोर्ट किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर उनकी पार्टी की तरफ से और उनके वज़रा बयान दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्रीवी है, उन्हें ज़्यादा मालूम है। आप लोग तो तहरीक इंसाफ के अहम इत्तेहादी भी रहे हैं, वजारतें भी थीं आप लोगों के पास, और जबकि ये कहानियां हैं जो नून लीग भी इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान जनरल फैज़ को नया अगला आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, बिल्कुल सेम पेज होने की बात करते थे, और इमरान खान बाद में उन्होंने ये भी इस बात का भी एतराफ़ किया कि कोई कानून साजी करनी हो, तरमीम करनी हो, एतमाद का वोट लेना हो तो बंदे तो इकट्ठे करना एजेंसियों का काम होता है। क्या ये सब आप लोगों ने देखा हुआ है? क्या इमरान खान के दौरे हुकूमत में सारा जो कंट्रोल होता था वो जनरल फैज़ के ज़रिए ही होता था? देखिए, अगर इस बारे में अगर कोई रिस्पॉन्स हमारे यहाँ से देना चाहेगा और दे सकता है तो मेरे ख्याल में खालिद मुगल सिद्दीकी भाई, क्योंकि उस ज़माने में हम तो खुद, मैं सिर्फ इतना आपको बता सकता हूँ, अगर आप मेरी ज़ाती राय अगर लें तो जो तंजीम में खालिद भाई और मेरे दरमियान या आमिर खान भाई और मेरे दरमियान जो उस वक्त इख्तलाफ हुआ था, तो मुझे ये महसूस होता है, और जाहिर है कि फिर मेरी पार्टी से बेदखली भी हुई थी, तो मैं तो ना असेंबली में मुझे तो हरा दिया गया था ना 2018 के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो फॉर्म 46 पर हराया गया था। अभी जो फॉर्म 45 47 की बात होती है, तो मैं उस वक्त चर्चा करता था फॉर्म 45 46, तो फॉर्म 45 46 का बेदरेक इस्तेमाल करके मुझे सीट नहीं लेने दी गई थी। तो मुझे लगता है कि उस वक्त जाहिर है कि DGI जो थे या DDGC कम अज कम जो थे वो जनरल फैज़ थे, DGI तो बाद में थे, तो उनका भी इसमें कोई दखल हो सकता है। जब DGI को सीटें मिली कराची से, और खालिद मुगल भाई तो खुद कहते थे कि हाँ हमारी कम अज कम 8 सीटें तो हमसे छीनी गई हैं। चले मैं कहता हूँ 8 नहीं, लेकिन मैं 6 पर तो आपको आज भी सबूत दे सकता हूँ। अच्छा। 6 सीटें तो जिसमें मेरी सीट भी थी, तो कोई ना कोई तिगड़म तो DDGC लेवल पे होगा जब जनरल फैज़। बिल्कुल वो इल्जाम जो आज MQM पर लगता है कि MQM को भी सीटें लेकर दी गई हैं, तो बिल्कुल वो इल्जाम ना। इसीलिए मैं तो ये बड़ा दिल करके कहता हूँ कि फिर आए ना कोई नेशनल एजेंडा बनाए और 2018 2024 दोनों के इलेक्शन पर एक आला सतही कोई अदालती कमीशन बनाकर पहले उसे पूरा मौका दे कि वो असल में बताए कि कौन कौन सी सियासी जमातें बिल्कुली या ना चाहते हुए एस्टैब्लिशमेंट की मंजूर नजर हो जाती हैं, और अगर एस्टैब्लिशमेंट फर्ज कर ले उनकी मदद पर आ ही जाती मैदान में, तो वो क्यों नहीं उसे रोकती अगर ऐसा है तो। और फिर अगर वो मतलब के इल्जाम वही है, बस किरदार बदले हैं। 2018 के किरदार और थे, आज के किरदार और हैं। अब किसी और जमात को अगर वो सपोर्ट करे तो गलत, अगर मेरी जमात को सपोर्ट करे तो सही। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सियासी जमातें ये जो बात करती है ना, कोई भी हो, कि इतनी ना बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। तो मतलब ये है कि सब बहुत पारसा बनने की कोशिश करते हैं। अभी आपने खुद इमरान खान के 2-3 जुमले दोहराए ना, एक पेज पर हैं और उनको बनाना चाहते हैं, और कोई आईन और कानून में तरमीम हो जाएगी और लोगों को पकड़ के लाना तो एजेंसियों का काम है। अगर ये बात पब्लिक में कही गई है, ये उनका एक बयान है, तो फिर मुझे बताइए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई अगर आज कोई बात करे उसके बरस, तो इसका मतलब है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखिए कल ये होगा कि हम फिर पीटीआई पे इसी तरह के इल्जाम लगा रहे होंगे जो आज पीटीआई शायद इत्तेहादी जमातों पे लगा रही है या PMLN MK। चले एक चीज़ तो आप लोग, ये मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ कि एटलीस्ट आप लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर कल को कुछ
गलत हुआ, ज़रूरी नहीं अगर आज वो आप लोगों के साथ हो रहा है तो उसको हम सही का नाम दें। ये आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर कल को आप लोगों की सीटें छीनी गई थी वो गलत था, तो अगर आज आप लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप खुलकर कह रहे हैं कि बिल्कुल इसको इन्वेस्टिगेट करवा लें, ये अच्छी बात करवा लें। और मैं कह रहा हूँ दोनों को करवाएं। अच्छा, अब ये इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगेगा, मेरा भी कोई इसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, आपका भी नहीं हो, तो क्या सारी जमातें एग्री करेंगी कि चलो यार कुछ अर्से। लेकिन ये तो आप लोगों को शकूक को शुबहात है ना। इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बात कहता हूँ कि देखें, मेरा जुमला लें आप, मैं कह रहा हूँ कि जब तक ना PMLN उस पर इन्फ्लुएंस डाले, ना PTI डाले, इतना न्यूट्रल, इतना गजन, इतना आला सतह का, इतना काबिल एतबार फोरम एक बार इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम पर रहम खा के हम सब मिलकर बना दें, और तब तक हम इंतजार करें कि उसमें से जो गंद निकलेगी वो उसकी छींटे किस पार्टी पर कितनी आएगी। मुझे लगता है हिस्सा बकदरे जिसका सबको, तो इससे आप लोगों को आज सीटें जा सकती हैं। इल्जाम तो लगे हुए। मैं कह रहा आए तो फिर हम किसी हुकूमत में ना हो, हम किसी भी हुकूमत में ना हो, और एक कौमी, देखिए ये मैं एक मैं वो बिल्ड कर रहा हूँ नैरेटिव, आप समझ लें, और ये एक मेरी राय है कि एक कौमी हुकूमत बना दे और उसके साथ एक कमीशन बना दे, कौमी कमीशन, वो बता दें तो सारी सियासी जमातें एक उसी को ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कहेंगे, उसमें अपनी दानिशा नादानिशा गलतियों का कचरा उसमें में डाल के गए कि मट्टी पाओ मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े। तो आप कह रहे हैं कि मौजूदा मसाइल के हल, मेरी बात सुने ना, या आप कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बना दें, एक ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन भी तभी हो सकते हैं, इस्लाहात हों, और ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जिस पर सबको एतमाद हो, और ये जो भी सारी आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करवानी है, चाहे 2018 हो या 2024 के इंतखाबात हो, सारी कौमी हुकूमत बनाएं और करवाएं, और फिर जो दूध का दूध पानी का पानी हो और किसी को कोई एतराज़ ना हो। ये देखिए, ये शाजिया, ये कोई मेरी पॉलिसी बयान नहीं, मेरी पार्टी का, मेरा जो इसको, ये आपकी अपनी ज़ाती राय है। हाँ, मेरी ज़ाती राय, और ज़ाती राय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि इस मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए अगर कोई सियासी जमात अपने आप को 100% सही और दूसरे को 100% गलत कहेगी, ये मसला 10 साल के बाद भी शाजिया ज़ीशान पता नहीं उस वक्त तक पोस्टिंग करे ना करे, जो भी करेगा, लेकिन ये वाली मेरी और आपकी ये वाले प्रोग्राम की जो है ना, ये क्लिप जरूर चलाएगा ये वाली, आप समझिए। 10 साल पहले ये एक एंकर और एक सीनियर पॉलिटिशियन के दरमियान बड़ी अहम गुफ्तगू हुई थी। इसलिए मैं तो सारी चीज़ों के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने, आगे का रास्ता बनाने और देने की बात कर रहा हूँ। अगर किसी में समझ होगी, वाकई में अवाम की इज्जत, एहतराम, एहसास होगा, दर्द होगा, उनके मसाइल की मुल्क की फिक्र होगी, तो इस बात को चाहे ये हुकूमत ऐसे चल सकती है। आप देखें, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। अभी मैं देख रही थी बड़ी बड़ी मिल्स बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और इसमें अब तो सबसे बड़ा रोल हम इंटरनेट की बंदिश को भी कह सकते हैं। तो ये हुकूमत नाकाम हो रही है, इनसे चल नहीं रही है, चला नहीं सकते हैं, कि कैसे आप लोग काम कर रहे हैं हुकूमत में रहते हुए? देखिए, बीबी एक बात को गौर से सुने कि ये एक हुकूमत की नाकामी नहीं है। अब अगर कोई भी इक़दाम हो रहा है और उसमें फर्ज कर ले जबर का पहलू है, या उसमें आइन और कानून के भी बहुत सारे सवाल हैं, है ना? हाँ। लेकिन फिर भी अगर हो रहा है, अगर उसके नतीजे में भी अगर कोई रोड मैप है और कोई ऐसी चीज हो सकती है आगे जाके जो होने वाली और हो सकती है कि जिससे कि पाकिस्तान में डॉलर की भी उसी तरह बरसात हो, जैसे जियो स्ट्रेटेजिकली मुशर्रफ साहब की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने माशाल्लाह लगाया, सब जमहूरियत को भूल गए, सबने कहा भाई मईशत मजबूत हो रही है यार, कारोबार करो, काम करो, इन्वेस्टमेंट करो, सब उसी में लग गए, आप समझे। इसी तरह जवाहर के जमाने में भी ऐसा ही हुआ। महबूब अला का जो बजट था वो तो सर चढ़कर बोलता था और जादू था उसका, और पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट पहली मतलब 7%, 7.5%, 6.5% पर तरक्की की चरण में चली गई थी, तो सब लोग भूल गए थे कि भाई मार्शल्लाह इसको हटाना। MRD तो बहुत बाद में आई ना, फिर इसी तरह ARD बहुत बाद। तो आप कह रहे हैं मार्शल लॉ के दौरे जब भी हो तभी सब कुछ फलता फूलता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लेकिन उस वक्त किस्मतें उनकी अच्छी थी, जवाहर साहब की, मुशर्रफ साहब की, कि उस वक्त अमेरिका को आपकी जरूरत पड़ गई थी, अफगानिस्तान दोनों को है, और उससे क्या हुआ था कि आपको अपने माशी हालात बेहतर बनाने, और गरीब आवाम को उस वक्त कुछ उनके आंसू पूछ गए थे, और उन सबको देखे ना कितना आपका बैंड भी इस जमाने में आया,
मीडिया भी फिर उसको, और 9/11 के बाद भी अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी थी और उसके बाद जो हुआ हमने देखा और आज तक हम भुगत रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि गवर्नर सिंध की तब्दीली का इशारा हमें पिछले हफ्ते भी मिला, जिससे आप लोगों ने जिसकी तरदीद की, लेकिन बाकायदा ये खबरें चली, बशीर मेमन साहब की नाम के टिकर्स चले, कि क्या सारा मामला है? लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कामरान टिसोरी साहब को हटा के ही वो उनको चैन आएगा। नहीं, मेरा ख्याल में देखा विशाख डार साहब ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान दे दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी कोई राय इनके कंसिडरेशन या ज़ेर गौर नहीं है। वो कह चुके विशाख डार, ठीक है ना, तो ऐसी बात नहीं हो कहीं पर। नासिर शाह ने भी ये बयान दे दिया है वाज़ेह तौर पर। मेरे ख्याल में अब इसके बाद मजीद लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है ये हमारे दरमियान मुआहदा हुआ था कि पंजाब में और केपी में पीपल्स पार्टी के गवर्नर लगेंगे, बलूचिस्तान में और सिंध में नून लीग के गवर्नर लगेंगे। एक फार्मूला तय हुआ था नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में। मेरे ख्याल में फार्मूले तो बहुत सारे तय होते हैं, लेकिन कुछ ताज़ा बयान किसी मुस्तनद पीपल्स पार्टी के लीडर का दिखाएं तो फिर मैं उसके जवाब। नहीं तो मुर्तजा वहाब मुस्तनद रहनुमा नहीं है? वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? वही तो ये बात कर रहे थे, पिछले हफ्ते मेरे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने ये बात की थी। मुझसे ज्यादा मैं मुस्तनद समझता हूँ नासिर शाह को। नासिर शाह के बयान पर चले। मेरे ख्याल में मुर्तजा ने हमारे किसी बयान पे उसको गुस्सा हो, उसके जवाब में उसको ये सूझी उसने दे दिया